हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडे स्पेशल सेशन। और आज हम बात करेंगे डीबीटी जेआरएफ गैट बी के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में थोड़ा बात करेंगे, दोनों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। मैं हूँ शैल, आपकी एजुकेटर CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आज की डेट में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास 21 डेज हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। और ये दोनों ही एग्जाम्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है एंड NTA वॉज एस्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच इज़ नाउ ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले गैट बी का फुल फॉर्म ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी गैट बी 2021। ये एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और ये टेस्ट करता है एलिजिबिलिटी ऑफ द इंडियन नेशनल्स फॉर एडमिशन टू DBT सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। मतलब those who have their BSc degree, that is those who have done their bachelor's in science related to biology or life science subjects, then they are eligible to apply for GAT B। या तो आपके पास BSc डिग्री पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो आप अगर फाइनल सेम में हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, या तो आपने एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आएंगे। तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अगर हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर ये आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको एडमिशन मिल सकता है इन MSc बायोटेक्नोलॉजी, MTech बायोटेक्नोलॉजी, MSc एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एंड मास्टर्स इन वेटनरी साइंस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेस में आप PG कर सकते हैं यानी MSc कर सकते हैं अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी NTA की नहीं है। NTA इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। उसके बाद जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको कॉल लेटर भेज सकते हैं या आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंकिंग इन गैट बी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो आपको BSc रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये एग्ज़ाम देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, ये एग्ज़ाम वो दे सकते हैं जिनके पास MSc डिग्री है इन बायोलॉजी, लाइफ साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट्स, या तो फिर वही सेम आप फाइनल सेम में होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं। तो ये तीनों में से कोई एक कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप BET दे सकते हैं यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट BET 2021। और ये एग्ज़ाम हम याद रखेंगे सिर्फ फाइनल सेम वाले बच्चे दे सकते हैं। आप अगर 3rd सेम में हैं या किसी और सेम में हैं तो ये एग्ज़ाम देने के लिए यू आर नॉट एलिजिबल। आप ये एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका नाम 2 लिस्ट में आ सकता है, लिस्ट 1 या कैटेगरी 1 आप कह सकते हैं एंड लिस्ट 2 या कैटेगरी 2। तो यहाँ पे देखिए 2 कैटेगरीज में लिस्ट आएगा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का। तो कैटेगरी 1 में अगर आपका नाम है तो यू आर एलिजिबल टू गेट फेलोशिप एंड PhD। तो आप PhD यहाँ पे देखिए आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और जब आप PhD करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी, दैट इज DBT स्पॉन्सर्ड फेलोशिप या DBT JRF प्रोग्राम के अंडर आपको फेलोशिप मिलेगी। आप PhD कर सकते हैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अगर लिस्ट 1 या कैटेगरी 1 में आपका नाम आता है। एंड फॉर दैट ऑल्सो NTA इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है उस पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं यानी आप यहाँ पे एनरोल हो पाएंगे या नहीं PhD के लिए। तो आप यहाँ पे क्वालिफाई करके कैटेगरी 1 में नाम अगर आया तो अप्लाई करेंगे एंड बेसिंग ऑन दैट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आपको वहाँ पे एनरोल किया जाएगा। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। फिर आपका नाम अगर लिस्ट 2 या कैटेगरी 2 में आता है तो इसमें आने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स जब आप करेंगे तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी और ये डिपेंड करेगा कि किस इंस्टीट्यूट में आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर वो इंस्टीट्यूट आपको उस प्रोजेक्ट के बाद में PhD प्रोग्राम में एनरोल कर लेता है तो इट इज़ टोटली द
wish of that institute or university, NTA is not responsible. You will be just eligible for a DBT sponsored project in any of the participating university or institute without fellowship. तो ये होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गैट बी और बीईटी में, और डिफरेंस कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देन आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। ये देखिए ये लिंक है, इसके थ्रू आप जाके इस पे क्लिक करने से आप एप्लीकेशन फॉर्म के पास पहुंच जाएंगे। स्टार्ट हुआ है 7 जुलाई से, एंड होगा 31 जुलाई को। दोनों का 31 जुलाई 11:50 PM लास्ट होगा। देन फीस है गैट बी का 1200 फॉर जनरल OBC एंड NCL EWS, लेकिन SC ST एंड PWD के लिए है 600। BET के लिए वही सेम 1200 600। तो आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं, या एक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया तो भी आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी, ये बात याद रखेंगे। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर बोथ द एग्जाम्स, बट यू हैव टू पे डबल द फी। तो डबल फीस आपको भरनी है अगर आप दोनों एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक ही भरनी होगी। एक एग्जाम देना चाहते हैं तो भी एक एप्लीकेशन फॉर्म, फीस सिर्फ उस रिलेटेड होगी 1200, दोनों की सेम है, जनरल एंड SC ST और स्पेशल कैटेगरी के लिए 600। तो ये हो गई फीस एंड डेट के बारे में बातें। देन ये एक कंप्यूटर बेस्ड या MCQ टेस्ट होगा। दोनों ही एग्जाम्स 3 आवर्स के लिए होने वाले हैं। दोनों ही एग्जाम्स 14 अगस्त 2021 को होने वाला है, दैट इज डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। देन टाइमिंग दोनों की ही सेम है, सॉरी टाइमिंग BET की है हमारी 3 PM to 6 PM और गैट बी की है 9 AM to 12 AM। तो सैटरडे को फर्स्ट आवर हो गया है गैट बी के लिए और सेकेंड आवर है BET के लिए। देन रिजल्ट्स वगैरह और एडमिट कार्ड वगैरह अभी नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर ये सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में मिलेंगी। तो एडमिट कार्ड बाद में रिलीज़ किया जाएगा और रिजल्ट्स ये सब वेबसाइट पे रिलीज़ किया जाएगा। ये वेबसाइट्स है dbtnta.ac.in या www.nta.ac.in। तो इसके द्वारा आप ये सब कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का 4 स्टेप्स है। स्टेप 1 में यू हैव टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर ओन ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। तो आप पहले स्टेप में रजिस्टर करेंगे और आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा एंड यू हैव टू नोट डाउन दिस सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्टेप 2 में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में भी आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ये स्टेप 2 है। और स्टेप 3 में आपको अपलोड करने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि रिसेंट फोटोग्राफ, देन आपकी सिग्नेचर, अगर आप PWD कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट, देन सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और अगर आप रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट है, मतलब आपने अगर फाइनल सेम का एग्ज़ाम दे दिया है या आप BSc में है MSc में है, तो वो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट के आपको एक लेटर आपको एक प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से कि येस आई हैव गिवन द एग्ज़ाम एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। या तो फिर अगर आप फाइनल सेम का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से एक लेटर प्रोवाइड करना होगा, अंडरटेकिंग एक प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो या तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं तो भी अंडरटेकिंग देंगे, या आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, सॉरी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आप एक अंडरटेकिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। फिर स्टेप 4 में आपको पेमेंट करनी होगी। तो ये 4 स्टेप्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और अगर सारा स्टेप्स आपने ठीक से कर लिया तो आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा। अगर ये नहीं आया तो आप जिस भी बैंक से या जिस भी मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं आपको उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्मेट। लेट्स प्रोसीड। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो हमने बात कर ही ली है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, BET के लिए आपको MSc होना ज़रूरी है, मतलब आपको या तो बैचलर BE या BTech, पहली बात तो आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए BE या BTech की, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, MSc, MTech, MVSc या इंटीग्रेटेड MSc या MTech, इनमें ये दोनों डिग्री ज़रूरी है टू अप्लाई फॉर BET।
So you have to be a bachelor, BE or BTech, and MSc or MTech or MBSc, integrated MSc or MTech in life science और related areas of biology. अगर आप इसमें हैं, ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो ही आप BET एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया. और इसके बाद आप अपने आगे के करियर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. 60% मार्क्स है जनरल के लिए और 55% मार्क्स है स्पेशल कैटेगरी के लिए. एज लिमिट है 28 ईयर्स, लेकिन विमेन और ओबीसी स्पेशल कैटेगरीज के लिए 31 ईयर्स है. जैसे कि एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड, इनके लिए 5 ईयर्स एलिजिबल. जो एज लिमिट है 5 ईयर्स बढ़ गई है, 28 + 5 हो गई है विमेन कैंडिडेट्स के लिए, और ओबीसी के लिए 28 + 3 ईयर्स हो गई है. तो ये हमारी एज लिमिट है. वैसे ही गैट बी के लिए यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट, जो मैंने आपको बताया, इन बायोलॉजी या लाइफ साइंस या रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए. फिर यहाँ पे भी आपको वही रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अगर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप ये सब देख लेंगे. देन नेशनलिटी तो आपको पता ही है कि इंडियन होनी चाहिए. उसके बाद नंबर ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं. गैट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, देखिए 60. पार्ट ए में 2 पार्ट है एग्जाम के. एग्जाम एक ही होगा लेकिन 2 पार्ट होंगे. जिस तरह से CSI नेट का एग्जाम एक ही होता है, 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A B C, उसी तरह से यहाँ पे पार्ट A एंड पार्ट B होने वाला है. पार्ट A में नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 60. आपको सारे एग्जाम्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स आपको 1 मार्क मिलेगा अगर आपने ठीक किया तो. फिर सेक्शन बी में 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 60 खाली करना है और आपको 3 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन के लिए. तो टोटल मार्क है एग्जाम का 240. क्वेश्चंस टोटल है 160 और नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस है 120. जिस तरह से CSI नेट का कुछ क्राइटेरिया है उसी तरह से यहाँ है. तो पार्ट है 60, पार्ट बी 100, 60, 1 मार्क एंड 3 मार्क. थोड़ी देर में नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे. अब BET में देखिए वैसे ही पार्ट ए है और पार्ट बी है. वहाँ था 60, यहाँ पे है 50, वहाँ पे था 1 मार्क, यहाँ पे है 3 मार्क. देखिए 3 मार्क मिलेगा आपको पर क्वेश्चन करेक्ट होने के लिए. वहाँ पे था पार्ट बी में 100, आप 60 अटेम्प्ट कर सकते थे, आपको 3 मार्क मिलता. यहाँ पे है 150, आपको 50 ही अटेम्प्ट करना है एंड सेम 3 मार्क्स मिलेगा. तो इस तरीके से दोनों के मार्किंग स्कीम है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, अटेम्प्टेड 100 आपको अटेम्प्ट करना है, टोटल मार्क 300 है. यहाँ पे जैसे था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस था 160, 120 था अटेम्प्ट करने के क्वेश्चंस नंबर, 240 थे टोटल. वैसे ही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 200, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 100, आपको मैक्सिमम मार्क मिलेगा 300. अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग के ऊपर. तो हर, जैसे कि पार्ट ए में गैट बी में क्या था, पार्ट ए में गैट बी में पर क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है तो 1 मार्क मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग है 0.5. ठीक है, पार्ट ए. पार्ट बी में क्या था, आपको 3 मार्क मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग आपको होगी, देख लीजिए यहाँ पे 1 मार्क. तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 100, उसमें से आप कर सकते थे 60 पार्ट बी में. करेक्ट होगा तो 3, रॉन्ग होगा तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा. तो 0.5 पर पार्ट ए, 1 मार्क फॉर पार्ट बी. ये है गैट बी की कहानी. अब आते हैं BET की कहानी पे. तो BET के पार्ट ए में देखिए आपको 3 मार्क्स मिलता था करेक्ट आंसर के लिए. नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे सेम, यहाँ पे है 1 मार्क, वहाँ पे 0.5 है गैट बी में, यहाँ पे 1 मार्क. पार्ट बी के लिए आपको वही सेम 3 मार्क मिलता था पॉजिटिव होने के लिए, मतलब करेक्ट होने के लिए आपको 3 मार्क मिलता था. नेगेटिव होने के लिए, मतलब गलत हो जाने के लिए भी आपका यहाँ पे सेम 1 मार्क ही कटेगा. तो BET में कंपैरेटिवली इजी फॉर्मूला है नेगेटिव मार्किंग एंड करेक्ट आंसर होने का. और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जब एग्जाम देंगे, ठंडे दिमाग से पहले दिमाग में बिठाना है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. उसी हिसाब से क्वेश्चंस को चॉइस करके आप शांति दिमाग से कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं, ध्यान से करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी. तो इसका मतलब ये भी है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है सिलेबस में,
जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम कम है, जितना कर सकते हैं उतना सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेट ऑफ द एग्जामिनेशन हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग, ये सारी बात हो चुकी है हमारी। और ये चीज़ें आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे जो आपको ज़रूरी है, ये चीज़ें आप रख लेंगे अपने साथ में, तभी फॉर्म भरने बैठेंगे। तो ये वाला वेबसाइट है और ये सारा लिस्ट है चीज़ों का जो आपके पास होना ज़रूरी है। सो फर्स्ट गो थ्रू दीज लिस्ट एंड देन स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म। उसके बाद 4 स्टेप्स जो हम बात कर चुके हैं वही सारी चीज़ें। और आपको ये याद रखना है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। आपके पास 4 प्रिंट आउट होना चाहिए कंफर्मेशन पेज का, याद रखेंगे, ठीक है। आपने पेमेंट दी है इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपने फोटोग्राफ कितने रखने, 6 से 8 फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। और नेम ऑफ द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम शोन ऑन द एडमिट कार्ड। तो आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन आप दे रहे हैं उसका और एडमिट कार्ड का नाम चेंज होना चाहिए। अगर नाम किसी तरीके से चेंज हो गया है इनमें से किसी कारणों से, तो आपको वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उसको प्रूफ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा एक बार देख लेंगे फॉर्म फिलअप करने से पहले। अब जब एग्ज़ाम आप दे देंगे उसके बाद एनटीए पहले रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस दिखाएगा, मतलब आपने जो भी आंसर दिए हैं एग्जाम्स के वो पूरे आएंगे। फिर आंसर की बाद में आएगा, उसके बाद रिजल्ट्स आएगा। सो आपका जो आंसर, जो आपका MCQ का पेज है वो पहले रिलीज किया जाएगा dbtnta.ac.in पे। उसके बाद आंसर की आएगा तो आप उसको डाउनलोड करके रख लेंगे। जब आंसर की आ जाएगा तब आप उसको मैच कर सकते हैं, फिर रिजल्ट्स आएगा। और अगर आपको चैलेंज करना है किसी आंसर की को, तो आपको 1000 रुपीज़ लगेंगे हर आंसर की को चैलेंज करने के लिए, जो भी आंसर की आप चैलेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम के बाद में ये सब होने वाला है। देन आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं या जो भी मेल कर सकते हैं, ये चीज़ें आप देख लेंगे थोड़ा। तो इस तरीके से हमने बात की गैट बी और BET के बारे में। अब देख लेते हैं इनके सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में देखिए, ये देखिए हमारी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो सिलेबस है इसका यहाँ पर मेंशन किया गया है। वही सेम सेक्शन A सेक्शन B होगा। तो जो सेक्शन A होगा उसमें आपको 60 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था। तो सेक्शन A में जो पूछा जाएगा दैट विल बी रिलेटेड टू एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स का कुछ क्वेश्चन आ सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स 10+2 लेवल का। पार्ट A में रेडी रहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए, गैट B की बात कर रही हूँ। और पार्ट B में जनरल जो बायोटेक्नोलॉजी है या बेसिक बायोलॉजी पूछा जाएगा। काफ़ी इजी है, जो लोग पढ़ते आ रहे हैं CSI नेट के लिए वो आसानी से पार्ट B का सिलेबस देख सकते हैं। तो पार्ट B में देखिए बायोमोलिक्यूल्स है, वायरसेस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, बेसिकली सिमिलर टू आवर CSI नेट सिलेबस। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स एंड हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। आप इनमें से चॉइस कर लीजिए आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, उसको पढ़िए। जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है वो चीज़ छोड़ ही देने से भलाई होगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, तो अभी हड़बड़ करके पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जो चीज़ें आपको आसान लगती हैं, ये 5 मैंने जो बोला, बायोमोलिक्यूल्स, वायरसेस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स एंड हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, आप ये सब देख सकते हैं। देन देखिए यहाँ पे इम्यूनोलॉजी रिलेटेड ही है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देन मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज एंड सर्च टूल्स, ये हमारे CSI नेट के सिलेबस में नहीं है, ये नया है। आप करना चाहें तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देन रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं, टोटिपोटेंसी। देन प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एनिमल सेल कल्चर, केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, ये भी हमारे लिए नया है। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बायो प्रोसेसिंग, देन टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। सो जो नया है उससे बेटर है कि वो नए में से 1-2 पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए। बाकी देखिए ये वाला पेज तो पूरा हम जानते हैं, ये पूरा हम पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्यों ना इन्हें हम अच्छा से पढ़ लें,
ताकि इसमें से एक भी क्वेश्चन स्लिप ना हो जाए हमारे हाथ से। फिर ये भी हम जानते हैं, है ना, फिर ये भी जानते हैं, फिर ये सारी चीज़ें नई हैं हमारे लिए। ये टिश्यू कल्चर एंड एप्लीकेशन, ये भी आसान है, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए थोड़ा। इसके अलावा गैट बी में कुछ नया सिलेबस, मतलब बोल सकते हैं 40% नया है, 60% वही सेम है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ बीईटी। सो बीईटी के सिलेबस में भी वही सेम पार्ट ए एंड पार्ट बी है। पार्ट ए में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आप बोल सकते हैं कि पार्ट ए में एप्टीट्यूड रिलेटेड, जैसे CSI नेट में आता है पार्ट ए, वैसा ही टाइप का आने वाला है। उसमें रीजनिंग होगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस होगा, थोड़ा मैथ्स होगा, इस तरह से होगा। तो देखिए पार्ट ए में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो आप पार्ट ए के लिए जैसे CSI नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं वैसा ही है। पार्ट बी में देखिए क्या बहुत कुछ सिमिलर है, कुछ बहुत कुछ नया भी है। सो बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ते हैं CSI नेट के लिए, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। देन मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, ये सब हम जानते ही हैं, मिक्स है यहाँ पे CSI नेट के जैसा ही है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये भी लगभग जानते ही हैं बहुत सारे लोग, बहुत कुछ इसमें हम जानते हैं। सेलुलर प्रोसेसेस भी हम सब पढ़ चुके हैं। देन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये भी हमारा सेम है CSI नेट से। देन जेनेटिक्स, फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशन सेम है। जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स ठीक है, वही सेम है CSI नेट से। ये वाली नई है IPR, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, ये नया है, इसमें आपको ध्यान देना है। सो बेटर होगा कि जो नया है उसमें से कुछ चूज कीजिए, बाकी CSI नेट वाली चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये सब नया है। देन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस इन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये हम जानते हैं CSI नेट के जैसा ही है। देन टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज एंड बायोटेक्नोलॉजी, जानते हैं ये भी चीज़ें लगभग सेम है। देन मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग एंड जीनोमिक्स, थोड़ा थोड़ा नया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नई हैं, बाकी हम पढ़ते ही हैं CSI नेट के लिए, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तो जो नया है उसे कम पढ़िए। देन एबायोटिक, बायोटिक, स्ट्रेस बायोलॉजी, ये भी ठीक है, पढ़ा है ऑलमोस्ट हमने। फिर बायोडाइवर्सिटी, ये भी हम जानते हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी तो ऑलमोस्ट है, ठीक ठाक हम जानते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत नया है इसके अंदर, तो आप देख के चूज कीजिए कि क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देन एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये पूरा नया है, तो ये आप अगर जानते हैं तो ही इसमें घुसिए, नहीं तो फिर बेटर है कि जो नहीं जानते हैं उसको छोड़ दीजिए। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ऑफकोर्स नया है, पूरा ही नया है, देख लीजिए पूरा नया है। एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी ठीक है, ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत हम जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। देन मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, वही सेम नया है, बहुत कुछ नया है, आपको पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं देन वेल एंड फाइन, नहीं तो अभी स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीनोलॉजी, इम्यूनोटेक्नोलॉजी, CMI एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, नया है, बहुत कुछ नया है, कुछ कुछ सेम है, आप देख सकते हैं। देन नया है, बहुत नया है। देन मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, आधा सेम है, आधा नया होगा आपके लिए, लगभग सेम है, ये वाला सेम है, देखिए CSI नेट के जैसा ही है। सो यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन टेक अ लुक। न्यूरो साइंसेस, ये पूरा नया है, देखिए हम तो इतना कुछ नहीं पढ़ते हैं ना CSI नेट के लिए, देखिए पूरा नया है, यू कैन गो थ्रू इट स्लोली एंड कामली आफ्टर दिस वीडियो। देन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी नया है पूरा, देखिए। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ BET, आप देख लीजिए आप क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। आप आसानी से वेबसाइट पे जाइए, मिल जाएगा आपको सिलेबस फॉर BET, ऐसा देंगे, नहीं तो जो वेबसाइट्स मैंने दिखाए NTA के, आप वहाँ पे क्लिक करके BET के भी और GAT के भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप देखिए कि क्या सेम है, आपका जो स्टडी हिस्ट्री है उसके साथ कितना सेम है, उसको पढ़िए, जो नया है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम कम है इसलिए नए में ना घुसिए, जो है उसे रिवाइज कीजिए, खुद को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड यू कैन डू इट, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से खुद को प्रिपेयर कीजिए, एवरीथिंग विल बी वेल। थैंक यू ऑल।